तो हम लोग 10 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज है नेक्स्ट पार्ट। इसमें हाउ वुड यू यूज पेरेंट्स इन द क्लासरूम। आप पेरेंट्स को अपनी लर्निंग, बच्चों की लर्निंग में किस तरीके से यूज करेंगे। तो कैसे यूज करेंगे हम। मैं पीजीटी लेवल पर पेरेंट्स को डायरेक्टली क्लासरूम की टीचिंग में तो नहीं यूज कर सकता, ऑब्वियसली मैं उनको क्लास में तो नहीं बुला सकता, बट उनके करियर गाइडेंस सेशंस जो हैं या गेस्ट लेक्चर्स हैं, अगर वो आईटी बैकग्राउंड से है तो उनके गेस्ट लेक्चर करा सकता हूँ। अगर वो आईटी बैकग्राउंड से नहीं है तो उनको इनवाइट कर सकता हूँ। साथ ही उन्हें उनके बच्चे के एकेडमिक प्रोग्रेस से रेगुलर अपडेट भी रखूंगा। तो इस तरीके की आप बातें बोल सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट यू फाउंड टू बी द टफेस्ट एक्सपेक्ट ऑफ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए आपको सबसे मुश्किल कठिन चीज क्या लगती है। वो होता है स्टूडेंट का सेल्फ एस्टीम हर्ट ना हो, कि मतलब जो हम हमारी कोई हार्श बातों से उसके वो बच्चा डिप्रेशन में ना आ जाए या उसके माइंड मेंटल हेल्थ को कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। तो उस स्टूडेंट के, क्योंकि मैंने अभी पहले भी बताया था कि वो बच्चे जो है वो बहुत अडोलेसेंस एज में होते हैं, वो बहुत जल्दी बुरा मान लेते हैं। तो उन्हें क्लास के सामने डांटने की जगह प्राइवेटली समझाना और मोटिवेट करना सबसे इफेक्टिव पर मुश्किल काम है, क्योंकि आज के टाइम पे हम ऐसा नहीं कह सकते कि अगर वो गर्ल चाइल्ड है तो और आप फिर मेल टीचर हैं तो आपको बहुत सोच समझ कर करना पड़ेगा। इसीलिए इसी तरह अगर आप फीमेल और मेल हैं तो मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है बच्चे को एकांत में ले जाकर समझाना, लेकिन आप बच्चों को उनके सामने भी नहीं डांट सकते। तो ये भी एक टफेस्ट पार्ट है। वट प्रिंसिपल डू यू यूज टू मोटिवेट स्टूडेंट। स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए कौन सा प्रिंसिपल यूज करेंगे। मैं उनको री इन्फॉर्मेंट्स या और रियल वर्ड कनेक्शन के प्रिंसिपल्स यूज करता हूँ। मैं उन्हें बताता हूँ कि जो कोड वो आज सीख रहे हैं उससे कल को वो स्विगी जोमेटो या कोई गेम ऐसा गेम कैसे बना सकते हैं। जब उन्हें प्रैक्टिकल वैल्यू दिखती है तो वो खुद ही मोटिवेट होते हैं। तो मतलब आप यहाँ पर जो है स्विगी जोमेटो का नाम ले सकते हैं, गेम का नाम ना ही लीजिएगा, क्योंकि फिर जो इंटरव्यूअर पैनल है वो क्रॉस क्वेश्चन करेंगे, मतलब आप उन्हें गेम खेलने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं। तो हमारा मोटिवेशन वो नहीं है। बात ये है कि आप किसी और एजुकेशन ऐप का भी नाम ले सकते हैं वहाँ पर, ठीक है। डिस्क्राइब योर मोस्ट डिफिकल्ट स्टूडेंट डिसिप्लिन सिचुएशन, हाउ यू हैंडल इट। सबसे मुश्किल सिचुएशन क्या आपने फेस की है आज तक, या आप सोच के देखो। मतलब अगर आप टीचिंग बैकग्राउंड से नहीं है तो इसी क्वेश्चन को वो ऐसे भी मॉडिफाई कर सकता है कि सपोज कोई बच्चा आपकी क्लास में बहुत ज़्यादा इनडिसिप्लिन क्रिएट कर रहा है, तो आप कैसे हैंडल करेंगे। मेरे क्लास में एक स्टूडेंट था जो कंप्यूटर लैब में हमेशा इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करता था और गेमिंग वेबसाइट्स ओपन कर लेता था। इस तरह के एग्जाम्पल्स आप दे सकते हो, या फिर आप ऐसे ही मॉडिफाई कर सकते हो कि अगर सपोज कि वो कुछ इनडिसिप्लिन क्रिएट कर रहा है, जैसे गेमिंग वेबसाइट ओपन कर रहा है, तो मैं उसे पनिश करने की जगह उसे क्लास का लैब मॉनिटर बना दूंगा और डीबगिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दूंगा। मतलब किसी बच्चे में कोई भी एरर आ रही है किसी कोड में तो आप उसको रेक्टिफाई करोगे। इससे उसका फोकस सही डायरेक्शन में डाइवर्ट हो जाएगा, क्योंकि जब उसको अथॉरिटी मिलती है, ज़्यादातर मैंने साइकोलॉजी पढ़ी है आपके बीएड में, अपने बीएड में। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आप कह देना, मैंने सुना है कि बच्चा जो है वो जनरली जो इनडिसिप्लिन्ड बच्चा होता है वो अटेंशन सीख करने के लिए ही इनडिसिप्लिन क्रिएट करता है, क्योंकि घर में जो है वो इकलौता बच्चा होता है या पैम्पर्ड बच्चा होता है, तो उसे लगता है हर जगह मेरी ही अथॉरिटी रहेगी। तो इसलिए वो अटेंशन सीख ग्रैब करने के लिए टीचर की इस तरह की हरकतें करता है, और वो अटेंशन हम उसे दे ज़रूर रहे हैं लेकिन थोड़े अलग तरीके से ले रहे हैं। तो बच्चा जो है आपकी बात मानेगा ही मानेगा और उसकी फोकस जो है वो सही जगह डाइवर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट प्रोफेशनल डेवलपमेंट टॉपिक्स इंटरेस्ट यू द मोस्ट। कौन सा प्रोफेशनल डेवलपमेंट टॉपिक है वो आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट करता है। तो मुझे एआई इन एजुकेशन, डाटा साइंस और मॉडर्न साइबर सिक्योरिटी प्रैक्टिस जैसे काफ़ी में इंटरेस्ट है। इससे क्या होगा, इस तरह के आंसर देते ही पैनल के क्वेश्चन जो है वो एआई रिलेटेड आने लगे होंगे, और आपको एआई ज़रूर पढ़ के जाना है, बिकॉज ऐसे क्वेश्चन हर फील्ड में पूछे जा रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, मतलब हर सब्जेक्ट में इस तरह के एआई के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप तो कंप्यूटर के देने जा रहे हैं तो वहाँ तो ज़रूर ही पूछे जाएंगे। तो उस तरीके साइड मोड़ने के लिए भी आप इस तरीके से कर सकते हैं। इनकी मदद से मैं खुद को अपडेट रख सकता हूँ और स्टूडेंट को लेटेस्ट इंडस्ट्री ट्रेंड्स के बारे में बता सकता हूँ, ग्राफिकली, वीडियोकली, ऑडियो के वे से आप इस तरह की लाइन अपने आप जोड़ सकते हैं। डिस्क्राइब इफेक्टिव टीचिंग टेक्निक्स दैट रिजल्टेड इन इंटेंडेड लर्निंग। तो कंप्यूटर साइंस के लिए सबसे इफेक्टिव टेक्निक होती है पेयर प्रोग्रामिंग। पेयर प्रोग्रामिंग क्या होता है, जहाँ पर दो स्टूडेंट मिलकर प्रोग्राम करते हैं, या फिर प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, क्योंकि इसके अंदर हम एक प्रोजेक्ट दे देते हैं कि आपको कैलकुलेटर बनाना है।
कैसे बनाना है, फिर वो बच्चा उस पार्ट को छोटे छोटे में डिवाइड करेगा प्लस माइनस में, फिर उसके लिए अलग अलग फंक्शन लिखेगा। तो जब स्टूडेंट छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स है जैसे कैलकुलेटर या अटेंडेंस सिस्टम बनाते हैं तो रियल लर्निंग होती है, क्योंकि एरर्स भी आएंगी, फिर उन्हें वो ठीक भी करेंगे। कभी भी प्रोग्रामिंग ऐसे नहीं सिखाई जाती कि आप एज अ टीचर पूरा प्रोग्राम बोर्ड पर लिख दें और बच्चा उसे कॉपी कर दे सीधा सीधा कंप्यूटर में। तो ये चीज़ के लिए आपको बिल्कुल मना करना है। आपको यही सब बोलना है कि पेयर प्रोग्रामिंग और प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग सबसे ज़्यादा इफेक्टिव टेक्निक है आपके कंप्यूटर सब्जेक्ट में। व्हाट आर योर कैरियर गोल्स 5 years फ्रॉम नाउ? आज के 5 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? तो मैं 5 साल बाद HPSC के एक हाईली इफेक्टिव और रिस्पेक्टेड कंप्यूटर साइंस टीचर के रूप में देखता हूँ। आप ये नहीं बोलेंगे कि भाई मैं प्रिंसिपल बन जाऊँगा, ये करूँगा, इस तरह की बातें आपको नहीं बोलनी है। आपको बोलना है कि मैं इसी रूप में देखना चाहता हूँ कि रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी मेरी, जो स्कूल के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाए। 10 साल में मैं एजुकेशन पॉलिसी या करिकुलम डिज़ाइन लेवल पर कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ ताकि हरियाणा का IT एजुकेशन स्टैंडर्ड टॉप पर हो। तो इससे आपका जो विज़न है वो क्लियर होगा पैनल्स के आंखों में कि हाँ भाई ये मेहनत करेगा और ये इसने अपने आप को सोच रखा है कि 5 से 10 साल के बाद कहाँ अपने आप को देखता है। प्रिंसिपल बन जाऊँगा, BDO बन जाऊँगा, ये बातें आपको नहीं बोलनी है। आपको अपने ही प्रोफेशन में किस तरीके से उनको मोल्ड करना है, ये बातें आपको ध्यान देने की हैं। वट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू फेसिंग इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन? आज के टाइम पे एजुकेशन में सबसे ज़्यादा बड़ा इशू क्या है? रोड लर्निंग। क्योंकि यही CBSE का मेन का CBSE NCERT NEP का सबसे मेन जो फोकस यही है कि रट्टा मारने को हटाना है हमें और स्किल्स को बढ़ाना है। तो इसी पॉइंट को आपको हर बार बोलना है कि स्टूडेंट थ्योरी तो याद कर लेते हैं लेकिन उसे प्रैक्टिकली अप्लाई करना नहीं आता। कंप्यूटर साइंस जैसे सब्जेक्ट में ये अप्रोच बिल्कुल काम नहीं करती। कंसेप्शन क्लैरिटी पर ही फोकस करना होगा, तभी वो इस फील्ड को जीत पाएंगे। ये चीज़ हमें बच्चों को समझानी है और उसके बाद बच्चों को मोटिवेट करना है। व्हाट इज़ द मोस्ट एक्साइटिंग थिंग हैपनिंग इन योर फील्ड ऑफ स्टडी? कौन से सबसे ज़्यादा? AI एंड मशीन लर्निंग है, इसका इवोल्यूशन सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग है। आजकल लो कोड नो कोड पर प्लेटफॉर्म्स हैं, AI टूल्स हैं जैसे ChatGPT है, गिटहब है, Copilot है, ये सब आ गए हैं जो कोड डेमोक्रेटाइज कर रहे हैं। स्टूडेंट को अब लॉजिक बिल्डिंग पर ज़्यादा ध्यान देना है, मतलब वो लॉजिक लिखेगा और प्रोग्राम के जो टेक्स्ट पार्ट है उनको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको वो अपने आप उसको लिख कर दे देंगे। तो अब जो मेन फोकस है, पहले हम फोकस कहाँ करते थे कि आज सेमीकोलन नहीं लगाया या स्पेस नहीं दिया, ओहो ये मतलब आप सोचो आपने 1000 लाइनों का कोई कोड लिख दिया फिर आप एरर रेक्टिफाई कर रहे हो कि ओहो कहाँ स्पेस रह गया यहाँ। तो अब बच्चे को जितना फोकस है वो अपने लॉजिक बिल्डिंग पर देना है, टेक्सचुअल जो उसको कमांड लिखने की टेंशन ज़्यादा नहीं लेनी है। लास्ट क्वेश्चन आज के सीरीज़ का, मैं डिस्क्राइब द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ योर क्लासरूम। आपके जो क्लासरूम है वो कैसी दिखेगी? तो मेरी जो क्लासरूम है बिल्कुल एक क्लीन वेल वेंटिलेटेड स्पेस की होगी। वहाँ सेटअप, अब यहाँ पर आपको ध्यान देने की बात है, आपको स्पेशली मेंशन करना है कि यू शेप सेटअप, क्योंकि यू शेप जो सेटअप है वो NEP में रिकॉग्नाइज किया गया है कि उस सेटअप के अकॉर्डिंगली, हमारी तरह नहीं है कि 3 रो बन गई है, बीच पीछे लास्ट तक बच्चा बैठा है, पीछे बच्चा क्या कर रहा है टीचर को दिखाई नहीं दे रहा है। यू शेप पैटर्न में क्या होता है कि हर बच्चे पर इक्वल इम्पॉर्टेंटली टीचर का ध्यान जाता है, इसलिए इस पैटर्न को जो है वो CBSE HBSC सब इसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, NEP ने लेट डाउन किया और ये लोग उसे फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो यू शेप में क्या है, हर स्टूडेंट की स्क्रीन देख सकूँ। मैं लैब में भी यू शेप करूँगा ताकि मैं उनकी स्क्रीन हर तरीके से देख सकूँ। वॉल्स पर प्रोग्रामिंग चीट शीट्स लिखी होंगी, फ्लो चार्ट डायग्राम्स लिखे होंगे, साइबर सिक्योरिटी के रूल्स वगैरह के पोस्टर होंगे। यहाँ पर आप प्रोग्रामिंग चीट शीट्स का क्या मतलब है कि छोटे छोटे कोड्स लिखे होंगे कि वेरिएबल्स ऐसे होते हैं, सो दैट अगर बच्चा 6th-7th में सीख रहा है या थोड़ा सा बड़ा है अभी प्रोग्रामिंग सीख रहा है तो वो उनको याद कर पाए। आई होप यू लाइक माई सीरीज, प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू।